नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वायु। क्या है? वायु। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे वायुमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं। कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं। चित्र 4.1। ठीक है, चित्र 4.1 देखेंगे में वर्ता रेखा दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये देखो, ये टोटल दे रखा है, जिसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जिसमें उसके अलावा ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी इसके अलावा 0.04% है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कितनी? 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा ऑक्सीजन कितनी थी? 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ये कितनी थी? 0.03%। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। पढ़े एवं मनन करें। क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं: फर्स्ट है सौरमंडल, सेकंड है समतापमंडल, थर्ड है मध्यमंडल, फोर्थ है बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। चित्र 4.2 देखेंगे। ठीक है, ये 4.2 चित्र है। देखो, सौरमंडल। ठीक है, उसके बाद सौर सीमा आती है,
फिर इसके बाद आती है समताप मंडल, फिर समताप सीमा आती है, फिर मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा आती है, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। डिटेल से पढ़ते हैं। क्षोमंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, समताप मंडल सौमंडल के ऊपर भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। फिर थर्ड है मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर, कितनी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। फिर आता है वायु वायुमंडल, वायु वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस से जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखिए। मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों में छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तक दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम के किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन चेंज होता है, लेकिन जलवायु क्या है? कई वर्षों के अंतराल के बाद जो बदलाव आता है उसको जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम घंटों भी हो सकते हैं, दिन रात भी हो सकते हैं, मतलब दिन प्रतिदिन भी हो सकते हैं। मतलब दीर्घकालिक होगा मौसम, सॉरी जलवायु, और छोटी अवधि के लिए होगा मौसम। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। तापमापी तापमान मापता है। वायुदाब मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। चित्र 4.3 मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। आयतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आयतन कहलाता है। आयतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एडेंस किसने? एडेंस सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायुदाब, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उस दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है।
वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? तो वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावी होते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। पवन कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, जिसे पहली है स्थायी पवन, सेकंड है मौसमी पवन, थर्ड है स्थानीय पवन। स्थायी पवन व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवनें स्थायी पवनें यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। सेकंड है मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। थर्ड है स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्रीय गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये देखो, भूमध्य रेखीय निम्न दाब जिसे डोल ड्रम भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर। ये उपोष्ण उच्च वायु दाब होर्स अक्षांश बोलेंगे इसको, उपोष्ण उच्च दाब होर्स अक्षांश, ठीक है। ये पछुआ पवनें, ये ध्रुवीय पवनें, ये पछुआ पवनें, ये ध्रुवीय पवनें, ठीक है। 0 डिग्री से 0 डिग्री से 5 डिग्री डोल ड्रम होता है और 23.5 से 30 से 23.5 से 30 व्यापारिक पवनें। उपोष्ण 30 से 35, 60 पे अधो ध्रुवीय निम्न दाब, ठीक है, 30 से 35 फिर उपोष्ण उच्च दाब आ गया, फिर 60 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाली निम्न दाब क्षेत्र वाली आ गई, ठीक है। प्रमुख वायु दाब पेटियां हैं ये, ठीक है। चक्रवात प्राकृतिक आवेश भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतों भी उखाड़ दी गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। चक्रवात द्वारा विनाश, ये देखो 25 सितंबर 1999
को पूरी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महा चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 सितंबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महा चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय से नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत कृषि से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब एक वायु में कितनी जल की मात्रा है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प दान करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम ऐसा महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उड़ता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकले नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सैन्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। चित्र 4.5। ये देखो वर्षा के प्रकार। गर्म हवा उठ रही है और ऊपर संघनन बन रहा है। ये पर्वतीय वर्षा है और ये चक्रवातीय वर्षा है। ठंडी और गर्म वायु आपस में टकरा के वर्षा करते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे दिन हिमवृष्टि तथा ओला है। तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसका फर्स्ट क्या है, वायुमंडल क्या है। मैंने देखा था वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। सेकंड है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना था। हमने देखा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कितनी थी 78% और ऑक्सीजन कितनी थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितनी थी 21%। ठीक है। गै है नेक्स्ट। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। हमने देखा था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं। मौसम किसे कहते हैं। मौसम किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार लिखे हमने देखा था। वर्षा 3 प्रकार की, एक तो सैन्य वर्षा, चक्रवाती वर्षा, एक पवनकृत वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट है वायुदाब क्या है। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करो। क्या है निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो कौन सी है ओजोन। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण सौरमंडल।
ठीक है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल बीन है? कौन सी है? हमने देखा तो बादल बीन समता मंडल, जिसमें वायुयान जेट विमान उड़ते हैं। ठीक है, तो बादल नहीं होंगे तभी तो जेट विमान उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे वर्षा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्या है? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कौन सी थी? व्यापारिक पवनें अपनी स्थायी पवन थी। ठीक है। लू क्या था? एक स्थान विशेष की पवन थी, स्थान विशेष की पवन थी। ठीक है। मानसून क्या था? एक मौसमी पवन थी। ठीक है, ये मौसम पवन थी। पवन क्या थी? पवन की एक गति थी, क्षैतिज गति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कारण बताइए। क्या है? आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि आर्द्र दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। चूंकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं ना। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आयतन घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आने पर आयतन की मात्रा घटती जाती है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।